नमस्कार, आप सबका स्वागत है गुरुज आश्रम IAS में एक डेडिकेटेड इंस्टीट्यूट UPPCS के लिए दिल्ली मुखर्जी नगर में। मेरा नाम है विकास गुप्ता और मैं यहाँ पे फैकल्टी इकोनॉमी पॉलिटी IR की। तो ये जो वीडियो जो आज हम जो बना रहे हैं इसका टॉपिक बेसिकली है नेपाल और उससे एसोसिएटेड इश्यूज। कुछ चीज़ें तो आपको आइडिया भी होंगे, आपने जेन जी के बारे में सुना होगा, अमेरिकन डीप स्टेट का एंगल सुना होगा, इंडिया एंगल सुना होगा। तो इन चीज़ों पर हम समझेंगे कि जेन जी क्या है, उन्होंने प्रोटेस्ट नेपाल में क्यों करा, उससे क्या फॉल आउट रहे, आउटकम क्या रहे, फ्यूचर क्या हो सकता है, और जो ज़्यादा महत्वपूर्ण डायमेंशन होंगी खासकर क्या अमेरिका का इसमें कोई रोल बनता है नहीं बनता, आपका इंडिया में ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता। कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं, हाँ हो भी सकता है, कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं भी है। तो इन सब डायमेंशंस को ध्यान में रखते हुए प्लस कुछ स्कॉलर इनपुट कि ऐसा क्यों हो रहा है कि साउथ एशिया में एक के बाद एक सरकारें गिरती जा रही है, चाहे श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, अब नेपाल भी आपने देख ही लिया। इसी तरह से आप वर्ल्ड में देखिए, पूरे वर्ल्ड में भी बहुत प्रोटेस्ट चल रहे हैं। इंडिया अकेला नहीं है, इंडिया के आसपास की दुनिया अकेली नहीं है। वर्ल्ड में भी कई जगहों में अभी रिसेंट एक्टिविटी में देखा जाए तो 38 कंट्रीज़ हैं जिसमें राइट नाउ एक्टिव प्रोटेस्ट चल रहे हैं अगेंस्ट द गवर्नमेंट। एक्टिव प्रोटेस्ट। नेपाल तो काफ़ी एक्सट्रीम चला गया, उन्होंने गवर्नमेंट ही गिरा दी, ठीक है, ऊपर से पीटा वीटा लोगों को अलग, वो एक अलग कहानी, काफ़ी लोग मारे गए इसमें, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम समझना चाहेंगे इस वीडियो में। नेपाल प्रोटेस्ट को जेन जी प्रोटेस्ट क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये माना जा रहा है कि ज़्यादातर लोग जो इसमें इन्वॉल्व हैं वो इसी जनरेशन के हैं। देखिए, जो जेन अल्फ़ा है जो इसके बाद आ रही है वो तो अभी बच्चे हैं, उनका तो कुछ है ही नहीं। वो तो बिल्कुल अभी आप टीन एजर से 14-15 से भी नीचे हैं, तो उनका तो कुछ कह ही नहीं सकते हम। जो जेन वाई है वो थक चुकी है। अगर आपको एक मूवी याद हो, जैसे रंग दे बसंती, अगर आपने मूवी देखी हो तो उसमें बहुत अच्छे डायलॉग है जिसमें आपका जो मेन एक्टर है आपके, वो 3 इडियट वाले, मेरे को नाम भी ध्यान नहीं आ रहा इनका, सलमान, शाहरुख, आमिर खान, यस आमिर खान। तो आमिर खान जो होते हैं वो एक अच्छा डायलॉग बोलते हैं, एक फ्रेंगी औरत होती है, मतलब फॉरेनर होती है, तो उससे वो क्या बोलते हैं, कॉलेज के अंदर हम दुनिया को घुमाते हैं, कॉलेज के बाद दुनिया हमें घुमाती है। कहने का मतलब क्या है? उसका कहने का मतलब जो स्टूडेंट होता है वो बहुत आइडियलिस्टिक होता है, जो यंगस्टर होते हैं वो एनर्जी से भरे होते हैं, ठीक है, वो बिल्कुल तैयार बैठे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी लड़ाई हो जाएगी किसी दोस्त से, तुरंत कॉल लगा, तुरंत भाग के आ जाएगा दोस्त। यही अगर आप एक एज हो जाती है जो आप जॉब में जाएंगे, अपने ही उस फ्रेंड के जिसके लिए आपने मार खाई है कॉलेज में, उसकी ही शादी में जाने के लिए आपको टाइम ढूंढना पड़ता है। क्यों? छुट्टी लोगे, परिवार है, बीवी है, बच्चे हैं, बहुत ड्रामे हो जाते हैं। तो जेन वाई आप कह सकते हैं कुछ हद तक थक चुके हैं, ठीक है, टायर्ड है ये, ठीक है, ये पावर में बैठे हुए हैं। ज़्यादातर आपको जो मोर पावरफुल स्ट्रक्चर में जो मिलेंगे वो जेन वाई है, क्योंकि उनकी एज अब 30-40 हो चुकी है, तो वो पावर स्ट्रक्चर में बैठे हुए हैं। जेन एक्स जी जो है वो अपना फ्यूचर ढूंढ रहे हैं अभी। ये बहुत स्टार्टिंग में, अगर मैं कोई पावर स्ट्रक्चर में होगा तो बहुत स्टार्टिंग में हो सकता है, छोटा सा कोई मेयर हो, MLA हो, इस तरह का छोटा व्यक्ति, अभी बहुत बड़ी पावर में नहीं आए हैं, ठीक है। और जो रूल कर रहे हैं वो जनरली जेन जाई से पहले के ही हैं, ठीक है, जेन जी ज़्यादा है, पर ये काफ़ी रिबेलियस नहीं है, थक चुके हैं। ये है रिबेलियस, नया खून है ना, यंग खून बॉयल मारता है, इसलिए इसे जेन जी प्रोटेस्ट बोला जा रहा है, क्योंकि ये लोग थक चुके हैं, ये लोग बच्चे हैं, क्या ही प्रोटेस्ट करेंगे, बच्चे कौन? जेन जी। अगेन इसका मतलब ये नहीं है कि जेन वाई के लोग इसमें नहीं है, कुछ होंगे, बिल्कुल होंगे, 30-40 के लोग भी होंगे, 40 की एज के भी लोग होंगे जो सरकार से नाराज है, वो भी होंगे, वो मेजोरिटी यही है। क्लियर? अब आते हैं, अगर आप समझ गए कि जेन वाई प्रोटेस्ट ही से क्यों कहा जा रहा है, तो अगला चीज़ है कि नेपाल का जो प्रोटेस्ट है उसके रीज़न क्या थे। मेनली अगर हम नेपाल प्रोटेस्ट या नेपाल में गवर्नमेंट ओवरथ्रो की अगर हम बात करें तो कुछ इसके स्पेसिफिक रीजंस आप बना सकते हैं। सबसे बड़ा रीजन जो अगर मैं देखा जाऊं तो करप्शन है। बेसिकली मैंने सुना जेन वाई थोड़े रिबेलियस, जेन जी जो है थोड़े रिबेलियस एटीट्यूड के होते हैं, माई वे और द हाईवे वाली बात है, मेरे हिसाब से काम करो नहीं तो उखाड़ के फेंक दिए जाओगे, इस तरह का एटीट्यूड होता है उनका। तो एक तो करप्शन से बड़ा परेशान थे नेपाल में। करप्शन क्या ही बोले, अब नेपाल के, अब दुनिया में क्या ही बोले, आप दुनिया के किसी भी पार्ट में चले जाइए, करप्शन जो होता है वो व्यक्ति के बारे में होता है, किसी सरकार, किसी धर्म, किसी जाति के बारे में नहीं होता। अगर आप सोचते हैं कि किसी पर्टिकुलर टाइप के लोग ज़्यादा करप्ट होते हैं, पर्टिकुलर टाइप के लोग कम करप्ट होते हैं, तो आपकी गलत फहमी है। करप्शन हर तरह का होता है। करप्शन का बेसिकली मतलब क्या था? जो चीज़ ठीक से नहीं की जाए, जो चीज़ जैसे होनी चाहिए वो नहीं की जाए। जैसे आप एक पंडित हैं, आपको पूजा करनी चाहिए, मतलब मैं नहीं कह रहा पंडित को पूजा करनी चाहिए, मतलब एक पंडित थे, आप पूजा करते थे, अब आपने क्या करा, पूजा पैसे के लिए करने लगे, तो वो भी करप्शन है। पूजा किस लिए होती है? भगवान को प्लीज़ करने के लिए, लेकिन अब आप पैसे के लिए करते हैं। जो ज़्यादा पैसा देता है उसके घर पहुँच जाते हैं, मंत्र फूकना शुरू। जो गरीब है उसके घर तो आप गलती से भी ना भटको, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो वो भी एक प्रकार का करप्शन हो गया।
आप मान लेते हैं एक ऑफिसर है, गवर्नमेंट ऑफिसर है, आपका काम क्या है, पब्लिक सर्विस। पब्लिक सर्विस के अलावा आप सब करते हैं, आप नेता सर्विस करते हैं। जैसे हमारे जितने ब्यूरोक्रेट से दिखते हैं आपको, किसी जैसे मायावती किसी टाइम पे IAS ऑफिसर चप्पलें उठाते थे, आज भी जैसे अभी महाराष्ट्र में हुआ, वो एक IPS ऑफिसर उसे हड़का दिया हमारे ऐसे NCP के, आई थिंक वो नेता है, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा। ठीक है, ये सब करप्शन का केस है। तो करप्शन का मतलब ये मत समझना कोई घूस खा रहा है जेन जी नाराज है। करप्शन एक जनरल टर्म है सोसाइटी के लिए, कि जो तरीके से चीज़ें होनी चाहिए उस तरीके से नहीं हो रही, पब्लिक सर्विस अपने हिसाब से डिलीवर नहीं कर रही। नेता को काम है देश को आगे ले जाना, वो नहीं ले जा रहे। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी करप्ट है, अगर काम करवाओ तो घूस मांगती है, समाज में इश्यूज है, तो सबको मिला के एक टर्म है करप्शन। उसके अलावा दूसरा रीजन है इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, ये तो है ही। देखिए इसीलिए अगर आपको पता हो कौटिल्य जिन्हें चाणक्य भी कहा जाता है, कौटिल्य कौन है, चाणक्य कौन है, ये इतिहास में भी डिस्प्यूटेड है, पर लार्जली हो सकता है ये डिफरेंट लोगों, एक लोगों को, हू नोस। ठीक है, तो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस क्या है, नेपाल इकोनॉमिक पैरामीटर में बहुत बैकवर्ड है। जैसे फॉर एग्जांपल LDC, आपको पता होगा नेपाल पे LDC का स्टेटस है। LDC का मतलब होता है लीस्ट डेवलप्ड कंट्री। ये एक स्टेटस है जो UN लेवल पे, यूनाइटेड नेशन जो बॉडी है ना, उसके ऊपर मिलता है। तो हाईली बैकवर्ड है, हाई अनएम्प्लॉयमेंट सिनेरियो। कुछ डिफरेंट फिगर्स है, कुछ कहते हैं कि नेपाल में 20% से ज़्यादा बेरोजगारी है। 20% बहुत बड़ा अमाउंट होता है भाई, 20%। अब सोचो 20%, और ज़्यादातर 20% कौन होंगे, ऑब्वियसली बात है जेनजी होगा। इसलिए नहीं कि जेनजी काबिल नहीं है, इसलिए कि जेनजी नए नए हैं, ये नए नए लोग हैं जो अभी नए नए जॉब मार्केट में एंटर कर रहे हैं, या कुछ 5-6 साल इन्हें जॉब मार्केट में हो चुके हैं। जेन वाई तो बहुत पुरानी हो गई, अब वो सेटल्ड हो चुके हैं, जिस भी कंडीशन में, अच्छी है बुरी, वो सेटल्ड है, उनका कहानी खत्म है। ये अभी ट्रांजिशन में है, सेटलमेंट की ट्रांजिशन में। तो ऑब्वियसली बात है ज़्यादातर इसमें अनएम्प्लॉयड क्या होंगे, जेनजी होंगे। देखिए ये मेन रीजन थे, मेन रीजन बेसिकली यही है। अब इसके अलावा अंडरलिंग रीजन पे आता हूँ, वो रीजन जो आपको कोई नहीं बताता, उसकी हम बात कर लेते हैं। ये तो आपने हर जगह सुन लिया होगा। एक बहुत बड़ा रीजन है जिसे हम बोलते हैं कल्चरल इन्फ्लुएंस। अब ये कल्चरल इन्फ्लुएंस क्या चीज है, एक स्कॉलर हुए सैमुअल पी हंटिंगटन। सैमुअल पी हंटिंगटन ने किताब लिखी थी क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। हालांकि ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का सिनेरियो नहीं है, पर उन्होंने एक चीज बोली थी, जो ये इंटरनेट टेक्नोलॉजी खासकर आ गई उस समय ग्लोबलाइजेशन की अगर मैं बात करूँ, तो ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ, डिफरेंट कल्चर पास में आ गए। जैसे एग्जांपल के तौर पे अमेरिकन कुजीन इंडिया में आ गया। अब इंडिया में मनाते हैं ना, जैसे क्रिसमस मनाते हैं, क्रिसमस पहले भी मनाया जाता था पर इतना वाइड नहीं था, पर क्योंकि हम ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में आ चुके हैं, तो अमेरिका में हुआ एक इवेंट इंडिया में ट्रेंडिंग में चलता है। इसी तरह से नेपाल है, नेपाल का आसमान से तो गिरा नहीं है कहीं और, तो नेपाल भी ग्लोबल सेटिंग में है। तो वही जो सैमुअल पी हंटिंगटन का अगर आप आइडिया लगाएं, हम ग्लोबलाइज इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में है, जिसके कारण फ्रिक्शन ऑफ वैल्यूज होता है। फ्रिक्शन ऑफ वैल्यूज होता है। अभी कल्चर इन्फ्लुएंस क्या है, खासकर सोशल मीडिया का जो कल्चरल इन्फ्लुएंस है इनके ऊपर, और जो मेजरली सोशल मीडिया है वो कौन सी है, नेपाल में और इंडिया में भी अगर आप बात कर ले तो वो है वेस्टर्न सोशल मीडिया। इसी ने बहुत से प्रोटेस्ट लाए हैं। जैन जी सोशल मीडिया में इन्वॉल्व रहते हैं। सोशल मीडिया में जब मैं कहता हूँ, केवल मैं ट्विटर फेसबुक की बात नहीं कर रहा, नेटफ्लिक्स हो गया आपका, नेटफ्लिक्स जहाँ पे आप मूवी देखते हैं, सीरीज देखते हैं, डॉक्यूमेंट्री देखते हैं, प्राइम वीडियो, ये सब भी, यूट्यूब इंक्लूडिंग, ये भी एक सोशल इन्फ्लुएंस का काम कर रहा है। ये आपको सिखा रहा है वेस्टर्न वैल्यूज। वेस्टर्न वैल्यूज मतलब इंडिविजुअलिटी। जैसे आप देख रहे हैं इंडिया में भी और बाकी देशों में क्या हो रहा है, सिंगल फैमिली बढ़ती जा रही है, जिन्हें हम न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं। न्यूक्लियर फैमिली मतलब एक हस्बैंड, एक वाइफ और बच्चे, माँ बाप वगैरह, जॉइंट फैमिली सिस्टम खत्म हो रहा है, कंज्यूमरिज्म बढ़ रहा है, फास्ट फूड के ज़माने में आ गए, बर्गर पिज़्ज़ा खाने के ज़माने में आ गए, और दाल रोटी अब खास पसंद नहीं आती। तो ये जो कल्चरल शिफ्ट हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, टेक्नोलॉजाइजेशन, ये वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है, वेस्टर्न वैल्यू का इन्फ्लुएंस है। तो ये जो बच्चे हैं, जो जेनजी वाले हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये सोशल मीडिया वगैरह के जरिए से ये चीज़ों को देखते हैं, ये दुनिया देख रहे हैं। यार अमेरिका देखो कैसा है, अमेरिका देखो कैसा है, ब्रिटेन देखो कैसा है, चाइना भी काफ़ी हद तक प्रोग्रेस कर चुका है, चाइना देखो कैसा है, और हम देखो कैसे। कंपैरिजन आ रहा है, और इस कंपैरिजन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, बिल्कुल इम्पैक्ट पड़ता है, मेंटल इम्पैक्ट पड़ता है। इसी को बोलते हैं कल्चरल इन्फ्लुएंस। जो वैल्यूज़ हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में, जो लिविंग स्टैंडर्ड है, वो देख सकते हो। पहले तो आप अमेरिका जाके देखते नहीं अमेरिका के लोग कैसे रहते हैं, अब आपके पास मोबाइल है, अमेरिका नहीं जाना, आप मोबाइल में देख सकते हो कि अमेरिका में एक व्यक्ति कैसे रहता है, अमेरिका में सर्विसेज कैसे मिलती हैं।
वहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी है वो कैसे रिस्पॉन्ड करती है, तो आप कंपैरिजन करने बैठ जाते हो, फिर आप वैल्यूज इम्बाइब करने लगते हो कि ऑनेस्टी होनी चाहिए, सिविक पब्लिक एटीट्यूड होना चाहिए, सब चीज़ें। उसके अलावा ये तो चलो हो गया इंटेलेक्चुअल बात, अब एक नॉन इंटेलेक्चुअल बात भी है। एक और इन्फ्लुएंस है सोशल मीडिया का जो खासकर इन्फ्लुएंस था, वो है इससे मिलता हो अनएम्प्लॉयमेंट। जो युवा जनरेशन है वो सोशल मीडिया में बरसी हुई है। क्योंकि देखो आप पर नौकरी है नहीं, ठीक है, देश की बुरी हालत है, तो आपको एक सेकंड का सुकून कहाँ मिलता है, सोशल मीडिया पे। इसलिए लोग देखें ना, कुछ भी वीडियो बनाते हैं लोग, वो वीडियो इसलिए बनाई जाती है कि आप वीडियो बनाओगे, वीडियो पर लाइक्स आएंगे, एक एक लाइक आपको अच्छा फील कराएगा। मान लो अपने वीडियो डाली, कोई लाइक नहीं है, आपको बड़ा बुरा लगेगा, यार क्या हो रहा है यार, उस लाइक से आपकी वर्थ थोड़ी ना है, लेकिन आपको फील तो वही देता है। तो वो भी इन्फ्लुएंस है सोशल मीडिया का। इसीलिए ट्रिगरिंग पॉइंट क्या बना, तो समझ में आया, ये सारे बैकग्राउंड रीजंस हैं। आपका करप्शन हो गया, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस हो गया नेपाल का, कल्चरल इन्फ्लुएंस सोशल मीडिया के कारण, जो डिजिटल मीडिया है, ग्लोबलाइजेशन के कारण कल्चरल इन्फ्लुएंस है, जैसे वेस्टर्न वैल्यूज इम्बाइब हुई, सोशल वैल्यूज चेंज हो रही हैं। और जो अनएम्प्लॉयड यूथ है वो क्या कर रहा है, टिकटॉक पे रीलें बना रहा है, ठीक है, ये भी एक रीज़न है। लड़के लड़कियां बन के टिकटॉक में रीलें बना रहे हैं, लाइक्स हो रहे हैं, सब्सक्राइब हो रहे हैं। उसके अलावा अनछड़े पे भी आती है, पता नहीं क्या क्या चल रहा है इस दुनिया में। तो ये सब था बैकग्राउंड। अब उसमें ट्रिगरिंग पॉइंट क्या बना, एक होता है ना, एक व्यक्ति होता है, सहता है सहता है सहता है, एक पॉइंट होता है जो उसका ब्रेकिंग पॉइंट होता है, इंडोरेंस लिमिट जहाँ पे रीच होगी, उस पॉइंट के बाद टूट जाता है। फिर वो कहता है अब तो आर पार की लड़ाई है। और वो था जब सरकार ने सोशल मीडिया को बैन कर दिया। वो सोशल मीडिया जो आपको एक दुनिया दिखा रहा है जो आप पे है नहीं पर आप चाहते हो, वो दुनिया जो आप पे है नहीं पर आप चाहते हो। और ये मत होना कि ये सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस छोटा सा है, छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी ताकत है ये वेस्टर्न कंट्रीज के हाथ में। चाहे आपके ईरान में जो महिलाएं हिजाब के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही हों, चाहे आपका मुस्लिम कंट्रीज़ में महिलाओं को ड्राइविंग का अलाउ कर दिया है, उनकी लिबर्टी एनहांस, सब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस हो रहा है। चाहे इंडिया में हम शिफ्ट कर रहे हैं कलेक्टिव जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली में, अर्बनाइजेशन हो रहा है, कंज्यूमरिज्म आ रहा है, सब वेस्टर्न इम्पैक्ट है, वेस्टर्न वैल्यूज़ का इम्पैक्ट है सोशल मीडिया से। पर चाहे अच्छा हो चाहे बुरा, आप कनेक्ट तो फील करते ही हो। तो उस कनेक्शन से क्या हुआ, जैसे ही सोशल मीडिया बैन करा, ये बेरोजगारी हुआ था, वो पगला गया। अगर आपको इसका पैरेलल बनाना था, तो इंडिया में बना सकते हो। इंडिया में देखा था जब टिकटॉक बैन हुआ था तो क्या हुआ था, बहुत क्लिप वायरल हुई थी। जो टिकटॉक के अलावा जो सोशल मीडिया चैनल्स हैं उन पर बहुत क्लिप वायरल हुई थी, लोग रो रहे थे। जो युवा था टिकटॉक पे बैठ वीडियो बना के पैसे कमा रहे थे, ठीक है, उससे उनको सेल्फ वर्थ फील हो रहा था। जब उनको लाइक्स आते थे, कमेंट्स आते थे, उनको अच्छा लगता था। एक डोपामाइन रिलीज होता है ब्रेन में, केमिकल जिसे आप अच्छा फील करते हैं, वो रिलीज होता था। अब एकदम से टिकटॉक बैन हो गया, आपके हजारों लाखों सब्सक्राइबर थे, आप पैसा भी कमा रहे थे, आपको अच्छा लगता था, सेलिब्रिटी स्टेटस एकदम चला गया। तो लोग जो इस पर डिपेंड करते हैं, वो उनकी तो रोजी रोटी का भी सवाल है, उनकी इज्जत का भी सवाल है, और अंदर जो खुशी थी उसका भी सवाल था। तो ये एक ट्रिगरिंग पॉइंट बना, और ट्रिगरिंग करते करते फिर बढ़ता चला गया। ट्रिगर पॉइंट ये था, स्टार्टिंग में जो प्रोटेस्ट सोशल मीडिया बैन के खिलाफ थे, पर होता ना एक बार आपने आग लगाई फिर वो कितनी फैलेगी किसे पता। तो शुरुआत यहाँ से हुई, इसने लपेट लिया सब चीज़ों को। इसने सरकार में जो करप्शन है उन्हें भी लपेट लिया। नैपोकिड, ये भी बड़ा इशू बना। जो बड़े जो नेपाल में अमीर लोग हैं, नेपाल में इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है, वो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस वाली है, इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है। अमीर पे अथाह अमीरी है, गरीब पे अथाह गरीबी है। और जब अमीर गरीब में डिस्टेंस बढ़ेगा तो रिवोल्यूशन होगा ही होगा। इस पर मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ आई, मैं आपको इस पर जरूर बात करना चाहूँगा, इनइक्वालिटी पे। ठीक है, तो समझ में आया ट्रिगरिंग पॉइंट क्या था। अब इनइक्वालिटी इन नेपाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको समझना पड़ेगा। नेपाल में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसके कई सारे रीज़न हैं। इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है, नेपाल का LDC लीस्ट डेवलप कंट्री का स्टेटस, 20% से ज़्यादा बेरोजगार युवा में बेरोजगारी, करप्शन, ब्यूरोक्रेसी, ये सब ड्रामे हैं, कल्चरल इन्फ्लुएंस सब है। लेकिन इनइक्वालिटी भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। अब देखिए, एक स्कॉलर रहे हैं, अगर आपको पता हो, कार्ल मार्क्स, कम्युनिस्ट कार्ल मार्क्स, कम्युनिज्म इनका दिया हुआ एक सॉल्यूशन था, एक सिस्टम था पॉलिटिकल सेट। और कार्ल मार्क्स ने प्रेडिक्शन किया था उस जमाने में कैपिटलिस्ट सिस्टम के लिए। कैपिटलिस्ट सिस्टम क्या होता है, देखिए इसका कोर वर्ड कैपिटल। कैपिटल सिंपल शब्दों में समझिए प्रॉफिट या फायदा, मुनाफा। तो कैपिटलिस्ट सिस्टम जो होता है वो वर्क करता है प्रॉफिट पे, मनी पे, फायदे पे बेसिकली। ठीक है, इस कैपिटलिस्ट सिस्टम के खिलाफ कार्ल मार्क्स ने एक बात बोली। कार्ल मार्क्स ने बोला, अभी हम उस समय की सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, ये आज भी लगता है, क्यों इनइक्वालिटी एक बहुत बड़ा रीज़न है।
ठीक है, सिंपल सा है, इस तरीके से मान लेते हैं हायरार्की है। ये है रिच, सुपर रिच, अडानी अंबानी टाइप के, ये है पुअर, ठीक है, बिल्कुल बोलते हैं ना खानदानी गरीब टाइप के, ठीक है। इसके बीच में बहुत सारे लोग हैं, डिफरेंट क्लास है, लोअर मिडिल को कहते हैं पुअर क्लास, अब पॉवर्टी लाइन, लोअर मिडल, मिडल, अपर मिडल, रिच, विच जो भी है, इस तरीके ऐसे जाओगे वेल्थ बढ़ रही है। यहाँ तक समझ में आया? तो कैपिटलिस्ट सिस्टम है पूरी दुनिया में इस वक्त, इंडिया में भी है, इंडिया की भी बात करूंगा एक सेक्शन में प्रॉपर, ठीक है। इनइक्वालिटी की हम बात कर रहे हैं, तो कार्ल मार्क्स ने कैपिटलिस्ट सिस्टम में बोला, उन्होंने बोला कि एक सोसाइटी इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, पुअर से लेकर रिच में ऊपर जाओगे वेल्थ बढ़ेगी। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है कार्ल मार्क्स के मुताबिक, जो एक कैपिटलिस्ट सिस्टम है ना, कैपिटलिस्ट सिस्टम मतलब प्राइवेटाइजेशन वाला सिस्टम, कैपिटलिस्ट सिस्टम जिसमें सब कुछ प्राइवेट सेक्टर चलाता है, जिसमें बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, अडानी अंबानी टाइप के लोग जैसे इंडिया में हो गए, कैपिटलिस्ट है वो प्रॉपर। और कैपिटलिज्म का कोर फोकस क्या होता है? प्रॉफिट, मॉनेटरी प्रॉफिट, ठीक है। इससे क्या हो रहा है कार्ल मार्क्स के मुताबिक, धीरे धीरे क्या होगा, वेल्थ जो भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, वेल्थ मतलब जो कि आपके पास पैसा है, रिचनेस है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, रिच पे है काफी लेकिन बाकियों पे भी काफी हद तक है, ठीक है। पुअर है लेकिन ज्यादा अमाउंट में नहीं है। लेकिन इन्होंने क्या बोला, जैसे जैसे कैपिटलिस्ट सिस्टम बढ़ेगा, क्योंकि कैपिटलिस्ट सिस्टम में क्या हो रहा है, प्रॉफिट, प्रॉफिट किसकी जेब में जाता है? अमीर की जेब में। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं मेरी एक कंपनी है, मेरी कंपनी में 10,000 एम्प्लॉयज हैं, उनको मैं सैलरी दूंगा, आपकी सैलरी डिसाइडेड है भाई, ये है 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, 30,000 रुपये, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख। कंपनी ने प्रॉफिट कमाया 2 करोड़ का, उसमें से सबको डिस्ट्रीब्यूट करूँ के भी मेरे पे कितना बचेगा? 1 करोड़ रुपए बच गया। तो एक साल में आपने कमाया, मान लेते हैं आपकी 1 लाख रुपए सैलरी, आपने कमाया 12 लाख रुपए, आप मेरी कंपनी में काम करते हो, तो आपका दिमाग, आपका शरीर, उसका इस्तेमाल करके मैंने कुछ बनाया, दुनिया में बेका या जो भी केस बना, मैंने कमाया 1 करोड़ रुपए। तो आपकी मेहनत पे मैंने 1 करोड़ कमाया, आपने अपनी मेहनत से 12 लाख कमाया। ऑब्वियसली बात है, तो मेरी वेल्थ ज़्यादा है, आपकी कम है। धीरे धीरे क्या होगा, मेरी सोचो हर साल 1 करोड़ जुड़ती चली गई, आपकी हर साल 12 लाख जुड़ी, उसमें खर्चे भी 10,000 होते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, धीरे धीरे कार्ल मार्क्स ने बोला कि इस कैपिटलिस्ट सिस्टम में क्या होगा, वेल्थ धीरे धीरे यहां चली जाएगी, ऐसे करके पैसा सारा नीचे से निकलना शुरू होगा, निकलते 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 अमीरों के पास पहुंच जाएगा। मतलब कुछ लोग हो जाएंगे अल्ट्रा 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 रिच, पैसा ही पैसा, अथाह पैसा, जैसे इलॉन मस्क टाइप के लोग, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकन प्रेसिडेंट, वो इंडिया में अडानी अंबानी टाइप के लोग, इसी तरह नेपाल में भी। और बाकी और लोग क्या होंगे, गरीबी रेखा के नीचे, मतलब बाकी लोग गरीबी की तरफ चलते चले जाएंगे और अमीर लोग अमीर, जैसे हम हिंदी में सिंपल भाषा में कहें, अमीर और अमीर होता जाएगा, गरीब और गरीब होता जाएगा। ये कार्ल मार्क्स ने बोला, यही भविष्य है कैपिटलिस्ट सिस्टम का और यही है असमानता। और ये पूरी दुनिया में, इंडिया में भी है। इंडिया में भी अगर आप देखें 1991 के रिफॉर्म्स के बाद से ये सेम चीज़ हो रही है। धीरे धीरे क्या हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। कोरोना पीरियड में जब पूरा देश गरीबी रेखा, जो लोग थे वो उन्होंने लूटे वो, लेकिन कुछ लोगों को फायदा हुआ, आपको पता है वो कौन लोग हैं, ठीक है, उनको फायदे पे फायदा हो रहा है, वो अमीर पे अमीर। जैसे फॉर एग्जांपल 2014 में मिस्टर अडानी जी आई थिंक 600वें समथिंग में नंबर पे थे, आज वो टॉप 10 में आ गए। सोचो 2014 में जो होता 600वें नंबर पे था अमीरों में, आज वो टॉप 10 में आ गया। उसकी वेल्थ कितनी बढ़ गई कुछ सालों में, और हमारी देखो क्या हालत है। बात समझ में आई? नेपाल भी उसी का हिस्सा है, नेपाल एक्सट्रीम कैपिटलिस्ट सिस्टम का हिस्सा है। अब कैपिटल, आप कहेंगे फिर सरकारें किस लिए बनाई गई हैं? अरे भाई सरकारें तुम थोड़ी ना बनाते, तुम्हें एक गलत फहमी है कि सरकारें तुम बनाते हो, सरकारें अमीर लोग बनाते हैं भाई। इलेक्शन में लगता है पैसा, पैसा होता है कैपिटलिस्ट की जेब में। तो मैं अगर पैसा दूंगा तो मैं तुम्हें अपने हिसाब से नचाऊंगा ना। 2 व्यक्ति हैं, दोनों इलेक्शन में खड़े हैं, जनता से वोट मांग रहे हैं, लेकिन उस वोट को लेने के लिए उसे खर्चा करना पड़ेगा, रैली करना पड़ेगा, प्रोग्राम करना पड़ेगा। मेरे पे पैसा है, तो मैं उन दोनों में से किसको पैसा दूंगा? एक व्यक्ति है जो जनता की बात करता है, कहता है मैं सरकार में आऊँगा तो जनता को ये दे दूंगा, वो दे दूंगा। दूसरा ये सब बातें नहीं करता, दूसरा मेरे फेवर की बातें करता है। जब मैं सरकार में आऊँगा मैं प्राइवेटाइजेशन करूँगा, सारी सरकारी कंपनियों को प्राइवेट कर दूँगा, सरकार निकम्मी है, ठीक है। तो उस केस में क्या, मैं किसको पैसा लगाऊंगा? ऑब्वियसली बात है, जो प्राइवेटाइजेशन करेगा वो सरकार बनाएगा, वो प्राइवेटाइजेशन करेगा और बेचेगा कैसे? मुझे। जैसे बोला जा रहा है ना इंडिया में भी कि सेल इंडिया स्कीम चल रही है, पूरा इंडिया इस वक्त बिकाऊ है, कुछ परिवारों के लिए वो खरीद रहे हैं, धीरे धीरे खरीदते चले जा रहे हैं। एनीवे, बात समझ में आई? तो कार्ल मार्क्स ने बोला जब ऐसा एक सिस्टम हो जाएगा, जब धीरे धीरे जो ये वेल्थ है जो डिस्ट्रीब्यूटेड है वो कंसंट्रेट होगी टॉप पे और लोग गरीबी रेखा में चलते चले जाएंगे।
फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा जब यहां पे होगी 100% वेल्थ, टॉप पे सारा पैसा सारी अमीरी, और यहां पे होगी 100% गरीबी। ये बनेगा जिसे उसने बोला फ्लैश पॉइंट। मतलब समझे, जब एक तरफ अत्यंत अमीरी और दूसरी तरफ अत्यंत गरीबी, जब इनइक्वालिटी अपने एक्सट्रीम पॉइंट पे होगी, उस केस में क्या होगा, एक रिवोल्यूशनरी कॉन्शियसनेस डेवलप होगी। किनके पास? जिनके पास कुछ नहीं है, जिनको कार्ल मार्क्स ने बोला हैव नॉट। किसके खिलाफ? जिनके पास सब कुछ है, जिसे कार्ल मार्क्स ने बोला हैव। तो हैव नॉट जो है वो हैव के खिलाफ रिवोल्ट करेंगे, रिवोल्यूशन करेंगे और सिस्टम को ओवरथ्रो कर देंगे। सेम चीज नेपाल में हुई। आप देखिए नेपाल, हालांकि ट्रिगरिंग पॉइंट नेपाल में सोशल मीडिया था, नो डाउट ओवर दैट, ट्रिगरिंग पॉइंट नेपाल में सोशल मीडिया था, लेकिन लोग सोशल मीडिया से ज़्यादा एंग्री पता किस बात से थे? इस असमानता से उन्हें तकलीफ थी। उन्हें नेपाल के पॉलिटिशियन से तकलीफ थी। यार नेपाल के लोग, नेपाल के सिस्टम से उन्हें प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें प्रॉब्लम है इस इलीट क्लास से, रिच क्लास से। नेपाल के बिजनेसमैन, रिच बिजनेसमैन, देखिए बिजनेस छोटा भी होता है जो किराने की दुकान डालता है, वो अपना जीवन व्यापन कर रहा है। एक बड़ा बिजनेसमैन भी होता है जो काम कुछ नहीं करता, आपकी मेहनत पे वो पैसा कमाता है। बिजनेसमैन, नैपो किड, नेपाल प्रोटेस्ट में क्या हुआ? देखो लोगों को घसीट घसीट के पीटा। मैं नहीं कह रहा जो उन्होंने करा अच्छा करा गलत करा वो एक अलग डिबेट है, पर उन्होंने घसीट घसीट के पीटा। पॉलिटिशियन जहाँ मिले, फाइनेंस मिनिस्टर की सबने देखा कैसे भगा भगा के मारा फाइनेंस मिनिस्टर को। ठीक है, सैडफुली एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की वाइफ की भी डेथ हो गई, ऐसा कहा जा रहा है, कंफर्म नहीं है, मेरे ख्याल में अभी कंफर्म हो गया है, वो आप चेक कर लेना। पॉइंट ये है, इन्होंने क्या करा, नैपो किड्स को पेला। जो बड़े बड़े घर हैं, जो अमीर अल्ट्रा रिच के घर है, घरों में घुस गए, तोड़ो फोड़ी करी, सामान लूटा, संसद में आग लगा दी, संसद को खराब करा, सुप्रीम कोर्ट में आग लगा दी। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? उनका गुस्सा किसके खिलाफ? इलीट। तो समझिए प्रोटेस्ट किनके खिलाफ था? ये प्रोटेस्ट था इलीट्स के खिलाफ। क्यों था? इनइक्वालिटी के कारण। एक तरफ हम हैं जेनजी वाले, हमारे जेनजी में एक तो बेरोजगारी है, किसी तरह कुछ करूँ के सोशल मीडिया पे ही सही, चाहे डांस डूंस करके कुछ भी करके कुछ कमा रहे हैं, थोड़ी सी सेल्फ वर्थ की फीलिंग ला रहे हैं, उसे भी आपने बैन कर दिया। अपनी नहीं देख रहे तुम, जो तुम हमें चूसे जा रहे हो, ठीक है, जो हमें वो आम की तरह निचोड़े जा रहे हो, गुटलियों की तरह फेंके जा रहे हो, तुम्हें अपनी नहीं दिख रहा। तो ये है मेन, जो अगर आप समझे नेपाल प्रोटेस्ट का जो रियल रीज़न है, इनइक्वालिटी। और याद रखिएगा, एक स्कॉलर रहे हैं, एंशिएंट फिलोसोफर कह सकते हैं आप, ग्रीस में, एरिस्टोटल ने, जिसे हिंदी में अरिस्टो भी कहते हैं, अरिस्टोटल ने एक बात कही है, इनइक्वालिटी वेदर रियल और एपरेंट लीड्स टू रिवोल्यूशंस। सेम कार्ल मार्क्स का भी इम्फेसिस था, लेकिन कार्ल मार्क्स ने कहा था कि कैपिटलिस्ट सिस्टम में रिवोल्यूशन आता ही आता है, वो एक अलग डिबेट है। बात समझ में आई? तो एरिस्टोटल ने क्या कहा? असमानता चाहे सच में हो या लोगों को बस लगता है वहां असमानता है, वहां पे विद्रोह, रिवोल्यूशन आते ही आते, और यही नेपाल में हुआ। ठीक है, तो बात समझ में आपको? ये है मेन रीजन, बाकी सब तो साइड रीजन है। वो आप ये समझिए, आप कोई डिश बना रहे थे, उस डिश में मसाला नमक है, वो सब। जो रियल डिश है वो ये है, इनइक्वालिटी। किस कारण से? कैपिटलिस्ट सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जो एक्सप्लॉयटेशन पे चलता है, एक ऐसा सिस्टम जिसमें कुछ लोगों के पास सारा पैसा आता चला जाता है और उस पैसे से वो बनाते हैं सरकारें। ठीक है, एनीवे, तो ये कहानियां, तो नेपाल प्रोटेस्ट मैंने आपको समझाना चाहा, मैंने कई सारी डायमेंशन एक्सप्लोर करी। मेन जो कोर रीजन था इनइक्वालिटी, असमानता,